जी अच्छा, ये तो 5 टास्क हो गए जी, पहले स्ट्रेटजी के। इसके अलावा ये कुछ नॉलेज एंड जी स्किल्स हैं नीचे जो लिखे हुए हैं। इन 5 टास्कों पे मलका हासिल जी होने के अलावा ये वाले नॉलेज एंड स्किल्स हैं, इनका भी आपको फेयरली गुड आइडिया होना चाहिए। नंबर 1, सही एप्लीकेबल कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायरमेंट्स, रेगुलेशंस एंड गवर्निंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है जी। सही वही इसीलिए तो हमने ये जी आखिरी स्टेप में कहा ना जी, कॉन्ट्रैक्ट को देखें कि कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक हम पे क्या अहकाम हैं और रेगुलेशंस कौन सी हैं हमारे ऊपर, और गवर्नेंस स्ट्रक्चर कौन सा है, ये ऊपर हम पढ़ते आ रहे हैं। स्केड्यूल कंट्रोल जी प्रोसेसेस कौन सी होंगी, मिसाल के तौर पे बेसलाइन को कंट्रोल कैसे किया जाएगा, स्टेटस को अपडेट कैसे किया जाएगा, वेरिएंस का थ्रेशोल्ड क्या है। अब वेरिएंस का थ्रेशोल्ड कहाँ डिफाइन किया था हमने, ये तीसरे स्टेप में इधर कहीं था, या ये जो है ना एक्टिविटी ग्रैनुलरिटी थ्रेशोल्ड, यहाँ पे हमने किया था, और ये हाँ जी दरअसल जी स्केड्यूल मैनेजमेंट प्लान का हिस्सा था। तो बुनियादी तौर पे ये पांचों सही टास्क जो हैं, ये दे आर पॉइंटिंग टुवर्ड स्केड्यूल डेवलपमेंट। तो कहते हैं स्केड्यूल डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए। अच्छा, आप कॉन्सेप्ट्स कहाँ पे हैं, ये प्रैक्टिस स्टैंडर्ड फॉर स्केड्यूलिंग के अंदर आपको इसके कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे, और पूरा मैकेनिज्म मिलेगा, स्केड्यूल मॉडल का पूरा मैकेनिज्म। स्केड्यूल मॉडल में जी स्केड्यूल मॉडल को मॉडल डेवलप जी कैसे करते हैं, मॉडल को मेंटेन कैसे करते हैं, सब कुछ उसमें आपको मिलेगा। तो मतलब देखें उसमें ठीक क्या है, आपने WBS लिया था, WBS में कोडिंग लगाई थी, वो जो फिर ऑर्गेनाइजेशनल ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बनाया हुआ है आपने, फिर आपने वर्क ब्रेकडाउन जी स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को मिला के आपने वो बनाया था, उससे क्या कहते हैं उसको, मैट्रिक्स, वर्क पैकेज नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइनमेंट मैट्रिक्स। जी ठीक है जी। जी जी फिर रिसोर्स ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर भी जी आपके काम आएगा। ये सब चीजों का अंदाजा आपको होना चाहिए, इन सब चीजों को मद्देनजर रखना। ये पहला पार्ट तो निस्बतन आसान है, सही और इसके सवाल आप देख लीजिए, 14% सवाल है, अच्छा हेल्दी नंबर है, छोटा नंबर नहीं है ये। जी उसके बाद आ जाए आप सही दूसरे में। दूसरा है जी स्केड्यूल प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। अब प्लानिंग एंड डेवलपमेंट का मतलब ये डेवलपमेंट हुआ कि स्केड्यूल मैनेजमेंट प्लान बन चुका है, अब क्या करना है। अब आपके पास जनाब अब ये स्केड्यूल है, बनाना है हमें हाँ जी, ये 12 टास्क हैं, 12 टास्क हैं। लेकिन याद रहे कि वो जो सही स्ट्रेटजी हमने बनाई थी ना, उसी की रोशनी में बनेगा सारा कुछ। जी कहते हैं डेवलप द वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, ठीक वो तो स्कोप में हो जाता है। हम्म ऑर्गेनाइजेशनल ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर वो भी हमने देख लिया। हाँ जी कंट्रोल अकाउंट की भी हमने बात कर ली, वर्क पैकेजेस जी भी बने हुए मिल गए थ्रू कम्युनिकेशन विद सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट एंड स्टेक होल्डर, एंड एनालिसिस ऑफ द कॉन्ट्रेक्चुअल कमिटमेंट इन ऑर्डर टू इंश्योर कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट स्कोप। जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है वो भी हमने चेक कर लिया कि उसमें क्या लिखा हुआ है। ये चीजें कंफर्म करनी है आपने एक दफा आगे चलने से पहले, हम्म क्योंकि ये दरअसल तो ऑलरेडी बन जाएगा ना WBS तो जी ग्रुप ये में ही बन सब जाएगा है ना असूलन ये सब कुछ हो चुका है। वो कहते हैं कि आप अपना स्केड्यूल के ऊपर जब काम, कम- पहला काम शुरू करें, उस ये चीजें पहले तैयार होनी चाहिए। लाजमी बात है, ये काम आप सारे कर चुके हैं। सही ठीक अब जनाब हमारा जी काम आता है डिफाइन एक्टिविटीज का। कहते हैं डिफाइन सही एक्टिविटीज एंड माइलस्टोन्स थ्रू कम्युनिकेशन विद सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स। डीकम्पोजिशन, क्योंकि मुझे डीकम्पोजिशन की जरूरत पड़ेगी जब मैं एक्टिविटीज बनाऊंगा। एंड जी एप्लीकेशन ऑफ फर्दर स्केड्यूलिंग पॉलिसीज एंड प्रोसीजर, जो कि स्केड्यूल मैनेजमेंट प्लान में लिखे हुए। ठीक टू आइडेंटिफाई डॉक्यूमेंट एंड डॉक्यूमेंट द वर्क टू बी परफॉर्म। अच्छा, एक चीज यहाँ पे ये किताब जो है ना PMBO के, ये कहती है स्केड्यूल मैनेजमेंट प्लान। जब आप जाते हैं ना प्रैक्टिस स्टैंडर्ड फॉर स्केड्यूलिंग में, वो उससे ज्यादा तफसील में जाता है। वो कहता है स्केड्यूल मैनेजमेंट प्लान इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। वन इज स्केड्यूल डाटा मैनेजमेंट एंड अदर इज स्केड्यूल मॉडल मैनेजमेंट। ठीक है। सही जी स्केड्यूल डाटा मैनेजमेंट क्या है कि आपने डाटा इकट्ठा किया, एक्टिविटी कितने दिन लिखेंगे डायरी में लिख लिया, ये डाटा जो आप बना रहे हैं ये डाटा बेसिस में जा रहा है। ठीक है। इस डाटे को मैनेज करना, ये स्केड्यूल डाटा मैनेजमेंट है। इस डाटे को डायग्रामेटिकली अकॉर्डिंग टू वो क्या कहते हैं नेटवर्क डायग्राम और गैन चार्ट बना के तस्वीर की शक्ल में कन्वर्ट वो करना, मॉडल बन मॉडल बनाना, और फिर उस मॉडल को की हिफाजत करना, उसको मेंटेन करना। दिस इज स्केड्यूल मॉडल मैनेजमेंट। सही ठीक है जी। ठीक
तो इसका मतलब है कि वहां उस किताब में, दूसरी किताब में आपको स्केड्यूल मॉडल मैनेजमेंट ही सारा कुछ मिलता है। मॉडल की मैनेजमेंट, मॉडल की जी प्लानिंग, मॉडल की मेंटेनेंस, मॉडल का सब कुछ, मॉडल का कंट्रोल, इस तरीके के साथ। तो वो चीजें आपको पीएमबीओके में नजर नहीं आती, वो वहां से पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। सही। जो डिफाइन भी हो गया जी। तीसरा टास्क आपका एस्टिमेट एक्टिविटी ड्यूरेशन, लाजमी बात है ड्यूरेशन पे चले जाएंगे। फिर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स को और स्केड्यूलिंग जी टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हुए कौन कौन सी 3 पॉइंट एस्टिमेट आपको आता है, पैरामीट्रिक आपको आता है, एनालॉगस आता है और जी पर्ट आता है, इन ऑर्डर जी टू डेवलप एन ओवरऑल स्केड्यूल मॉडल। अब ये देखें, वो जो डाटा लिया था सही। और ये प्रोसीजर सारे लिए थे, मतलब यूं समझ लीजिए कि डाटे को मैंने टूल के जरिए मॉडल में मेथड को इस्तेमाल किया तो मॉडल बन गया। सही। स्केड्यूलिंग का डाटा, मतलब जी ड्यूरेशन का डाटा, इसका डाटा, उसका डाटा, सीक्वेंस का डाटा, ये सारा डाटा इकट्ठा किया। इस डाटे को उन टूल्स, स्केड्यूलिंग के चोजन सिलेक्टेड टूल जो हैं उनके जरिए मेथड के मुताबिक जब डाला गया तो वो बन गया स्केड्यूल मॉडल। मॉडल। राइट ठीक है जी। राइट। सही। एक दो बार फिर जी कहूंगा कि स्केड्यूल डाटा को हमने जी, और उस टूल्स लिए और मेथड अप्लाई किए तो वो मेथड मॉडल को बन गया। अप्लाई करते हुए जब एक जो शक्ल जी अख्तियार करता है, वो जो गैन चार्ट की शक्ल बनती है, दैट इज जी द स्केड्यूल मॉडल। पहली शक्ल जो जी बनती है वो स्केड्यूल मॉडल है। अब अगर इस सही। स्केड्यूल मॉडल में समझें कि गुब्बारा है, ये खाली गुब्बारा था, स्केड्यूलिंग मेथड, उसको सही आपने टूल इस्तेमाल करके उसकी कोई शक्ल, रफ सी शक्ल बना दी। अब उसमें सही। आपने हवा भर दी डटे की, तो ये गुब्बारा ऐसे फूल गया। अब अगर सही। ये डाटा तब्दील हो जाए, मतलब थोड़ी सी फूक निकल जाए या ज्यादा बीच में डाल दें, तो गुब्बारे की शक्ल बदलेगी ना। जी बिल्कुल। तो आपका स्केड्यूल भी किसी रत्ती बराबर चेंज के से भी उस पर असर होगा। तो वो जो सही। असर होने के बाद एक नई शक्ल बनेगी, उसको हम कहते हैं स्केड्यूल मॉडल इंस्टांस। और ये एक इंस्टांस नहीं होता, ये कई बार होते हैं, बार बार होते हैं। तो कई सौ या हजारों में भी हो सकते हैं। और ये सही। इसकी अनस्टेबिलिटी को जाहिर करता है। मोम की नाक हिलता रहता है, हिलता रहता है। जब वो देखते हैं यार अब सब लोगों ने असर डालना छोड़ दिया है और ये सब मुकम्मल हो गया है, तो फिर आप कहते हैं जी अभी हम इसको बेसलाइन कर लेते हैं, फिर हम इसको फ्रीज कर देते हैं। फ्रीज होने के बाद सही। प्रोजेक्ट मैनेजर की मजाल नहीं है कि वो इसको तब्दील कर सके। सही। अगर तब्दील करना है तो प्रॉपर चेंज रिक्वेस्ट का प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, आपको उसकी चेंज अप्रूव होके आएगी, तब आप तब्दीली कर सकते सही। ठीक। हैं। अच्छा जी, ये बात होगी। ओके, हम कहाँ थे? सीक्वेंस एक्टिविटीज पे आ जाइए। अब ये जो दोनों का डाटा है, जी अ, असल में बाय द वे मुझे ड्यूरेशन का डाटा नहीं चाहिए। सीक्वेंस करने के लिए मुझे ड्यूरेशन का डाटा नहीं चाहिए। क्या ख्याल है आपका? जी, नेटवर्क बनाने के लिए नहीं चाहिए होता। जी। नहीं चाहिए होता, बस यही बात थी। हम्म, क्योंकि हम्म, मुझे अगर सिर्फ सीक्वेंस पता चल जाए, मुझे डिपेंडेंसीज का पता जी चल जाए, तो कोई मसला नहीं है। जी, अब जब, रिलेशनशिप पता होना चाहिए बस। हाँ जी, तो नेटवर्क डायग्राम कैन बी क्रिएटेड विदाउट ड्यूरेशन। without the duration, and later on you जी put on the duration into the sequence network diagram। और उसको वो है, असल में उसको कहते हैं, उस काम को कहते हैं नेटवर्क एनालिसिस। क्रिटिकल पाथ। क्रिटिकल मतलब पाथ, क्रिटिकल पाथ के लिए फिर ड्यूरेशन हाँ चाहिए। क्रिटिकल पाथ दूसरा काम है। पहला काम है नेटवर्क एनालिसिस, जी दूसरा काम आता है क्रिटिकल सही। पाथ। और ये दोनों काम बेशक जी नेट के ऊपर होते हैं, लेकिन इसकी सीक्वेंसिंग के अंदर नहीं होते, ये होते हैं डेवलप स्केड्यूल के अंदर। सही। खैर जी, आप ठीक। इधर फिर इस उस काम को करने से, डेवलप स्केड्यूल करने से पहले हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं क्रिटिकल। अच्छा हाँ, ये हमने किया, क्रिटिकल और नियर क्रिटिकल पाथ। अब ये नियर क्रिटिकल पाथ की भी टर्म यहाँ इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए इसको, दिस इज नॉट अ वेरी रेगुलर टर्म। मगर अब वो रीटा मलकई ने एक दफा इस्तेमाल कर दी, लोगों ने इस्तेमाल करनी शुरू कर दी। क्रिटिकल पाथ एक ही होता है बस। जो नेक्स्ट पाथ जी होता है उसको इन्होंने बस एक नाम दे दिया नियर क्रिटिकल का, बट इसकी वो इज्जत नहीं है जो क्रिटिकल पाथ की है। तो जी जो भी आपके क्रिटिकल और नियर क्रिटिकल वटेवर, उनको यूजिंग टेक्निक सच एज क्रिटिकल पाथ मेथड, क्रिटिकल चेन, पर्ट, मोंटी कार्लो सिमुलेशंस करें, बहुत कुछ करना पड़ेगा। सबसे ज्यादा लेबोरियस जो प्रोसेस है वो
डेवलप स्केड्यूल है। क्यों डेवलप स्केड्यूल सीधा सीधा गैंट चार्ट सर कोई नहीं बनता, उसके लिए हमें अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ती है, कई मेथड इस्तेमाल करने पड़ते हैं और बहुत सारा एनालिसिस करना पड़ता है, फिर कहीं जाकर हम उसका प्रॉपर बेसलाइन बनाने के काबिल होते हैं। जी छठे में कहते हैं कि जी वो जो बिल्कुल रिसोर्स भी तो आना है ना बीच में, जो एस्टिमेशन आपने लगाई है। तो एक रिसोर्स जी ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर जो है, डिटरमिन रिसोर्स अवेलेबिलिटी एंड असाइन रिसोर्सेज टू एक्टिविटीज। अब होगा ये कि ये कब होगा, ये डेवलप स्केड्यूल के दौरान, जब एक स्केड्यूल मॉडल पड़ा होगा हम कहेंगे अच्छा इसके ऊपर रिसोर्स लोड करो। जब रिसोर्स लोड करेंगे तो बड़े बड़े मसाइल सामने आएंगे। नंबर एक सही मसला ये सामने आ सकता है कि एक रिसोर्स एक से ज्यादा जगहों पे साइमल्टेनियसली रिक्वायर हो गया, तब क्या करेंगे? फिर वो वही करेंगे, उसको एक्सपेंड करेंगे ड्यूरेशन के हिसाब एक्सपैंड से, करेंगे, और क्योंकि इसको एक क्या टाइम में कहते तो हैं? वो इसको क्या कहते हैं? रिसोर्स लेवलिंग। ये रिसोर्स लेवलिंग है। और ये है कि अगर सेम रिसोर्स एक ही वक्त में दो जगहों पे रिक्वायर्ड है, तो फिर और उसके अलावा काम नहीं हो सकता, तो फिर हम रिसोर्स को एक्सपैंड जी करेंगे, और सॉरी स्केड्यूल को एक्सपैंड करेंगे, ताकि ये रिसोर्स पहले ये वाला काम कर ले फिर दूसरा करे। और पहला काम पहले जी कौन सा काम करेगा? जो ज्यादा क्रिटिकल होगा। जो क्रिटिकल, हाँ जी मतलब आई एम सही नॉट सेइंग कि क्रिटिकल पाथ में जो दोनों में से जो ज्यादा क्रिटिकल होगा, सही जिसका यूं कह लीजिए जिसका फ्लोट कम होगा। फ्लोट काम होगा, सही बिल्कुल। अच्छा, एक चीज ये हो गई। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये है कि जब मैं रिसोर्सेज को डिप्लॉय करता हूं, तो फिर मैं इस हालत में आ जाता हूं कि मैं ये बता सकूं कि प्रोजेक्ट के हर रोज मुझे कौन कौन से और कितने कितने रिसोर्सेज चाहिए। जी ठीक है। जब मैं जी उनका उनका हिस्टोग्राम बनाता हूं, तो पता चलता है कि कारपेंटर्स का है, मुझे पता लगता है एक दिन तो बहुत सारे कारपेंटर चाहिए, उसके बाद 2 हफ्ते तक कोई भी नहीं चाहिए, फिर एकदम 4 आदमी चाहिए, फिर 3 दिनों तक कोई नहीं चाहिए। तो मतलब बड़ा अजीबो गरीब किस्म का हमारे पास पैटर्न आता है रिक्वायरमेंट्स का। अच्छा, अब मुझे एक बात बताइए कि फर्ज करें मुझे 10 कारपेंटर मैक्सिमम एक दिन में चाहिए, और कम से कम मुझे फर्ज करें एक चाहिए। अगर अब मैं क्या करूं, मैं 10 हायर करूं या एक हायर करूं? उसको लेवलिंग करके दरमियान में कर सकते हैं, 5 यानी कर सकते हैं, और जिन दिनों उसको में नहीं चाहिए उसको लेवल करके। ड्यूरेशन तो बढ़ जाएगा इससे, हम्म, लेकिन रिसोर्स ऑप्टिमाइज हो जाएगा। इसको कहते हैं रिसोर्स स्मूथिंग। लेवलिंग वो थी जो आपने पहले बताई है, जी वो है जहां सही क्लैश आ रहा हो सेम रिसोर्स का, तो उसको लेवल करते हैं। और ये वाला काम जो है उसकी बैलेंसिंग जो की है, स्मूथिंग की है, इसको कहते हैं रिसोर्स स्मूथिंग। सही ठीक हो गया? ठीक, इससे ड्यूरेशन बढ़ जाएगा। दोनों सूरतों में बढ़ जाएगा। सही अच्छा ठीक। जी, फिर क्या चीज थी? ओके, फिर जनाब बजट सातवां है एडजस्ट स्केड्यूल मॉडल बेस्ड अपॉन रिसोर्स अवेलेबिलिटी, अवेलेबल बजट। ये सब चीजें उसके ऊपर असरअंदाज हो सकती हैं, उसके मुताबिक हम स्केड्यूल को एडजस्ट करते जाएंगे। आठवें में कहते सही हैं अलाइन स्केड्यूल विद द ओवरऑल प्रोग्राम प्लान। अगर आपका प्रोजेक्ट किसी प्रोग्राम का हिस्सा है, तो उस प्रोग्राम एक मास्टर स्केड्यूल बना होगा। आपको आपके लिए लाजिम है कि आप उस मास्टर स्केड्यूल की पाबंदी करें और अपना स्केड्यूल उसकी हदों में रह के बनाएं। सही तो ये चूंकि हमने किया नहीं होता, ज्यादातर लोग प्रोग्राम नहीं रन कर रहे होते, प्रोजेक्ट ही रन करते हैं, तो उनको ये बात नहीं समझ आती। वो कहते हैं कि ओवरऑल प्रोग्राम प्लान जो है, या इंटीग्रेटेड मास्टर प्लान कह लें या मास्टर स्केड्यूल कह लें, थ्रू रिव्यू ऑफ एंटरप्राइज ऑब्जेक्टिव्स एंड कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंटेशन इन ऑर्डर टू इंश्योर अकम्प्लिशमेंट ऑफ ओवरऑल प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव। क्योंकि अब आपका सही मकसद ओवरऑल प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करना है अपने प्रोजेक्ट के थ्रू, तो फिर आप सही उसकी हदों में रह के काम करेंगे। सही सर, ये तो प्रोग्राम मैनेजमेंट के अंडर आना चाहिए ना, इन ये इधर केस कैसे? नहीं, प्रोजेक्ट होता है ना, प्रोग्राम में तो प्रोजेक्ट होता है, जी, तो उस ये वक्त प्रोग्राम मैनेजमेंट के अंडर नहीं आना चाहिए, प्रोग्राम मैनेजर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मास्टर स्केड्यूल को संभालना। जो उसके नीचे सही प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं, उन्होंने तो अपना अपना स्केड्यूल बनाना है ना। जी तो अगर आप वहां पे होंगे, प्रोग्राम के नीचे काम कर रहे हो, तो फिर आपकी क्या जिम्मेदारी है?
आपकी जिम्मेदारी प्रोग्राम को भी मद्देनजर रखा जाए। ठीक। हाँ, प्रोग्राम के मास्टर स्केड्यूल की हदों में रह के काम करना। सही। फिर ठीक। है जी, अच्छा, और प्रोग्राम का जो मास्टर स्केड्यूल होता है वो आपके काम में दखल नहीं देता। वो कहता है जी ये इस तरह है, ये पहले ये वाला प्रोजेक्ट चलेगा, इसके बाद ये प्रोजेक्ट चलेगा। तो आपको वो हदें बता देता है कि भाई इससे पहले पहले तूने अपना काम मुकम्मल कर लेना। आप अपना सही। स्केड्यूल उसके अंदर फिट करते हैं। सही। जो ठीक। डिटेल्स आपने अपने स्केड्यूल की बनानी है वो प्रोग्राम मैनेजर ने नहीं बना के देनी, वो आपने बनानी है। सही। हाँ, अलबत्ता ठीक। अप्रूव आप उससे करवाएंगे। फिर है कि सही। एनालाइज मेजर माइलस्टोन्स अगेंस्ट स्टेटमेंट ऑफ वर्क, द हम्म, कॉन्ट्रैक्ट or memorandum of understanding to assess whether schedule model delivery estimates meet required deadline। फिर दोबारा अपने वो जो इनिशियल डॉक्यूमेंटेशन थी, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह जिसके तहत आप काम कर रहे हैं, उस जी। एमओयू वगैरह जो भी है, उसके साथ चेक करें कि यार जो हम प्लान कर रहे हैं क्या ये हमारी वो बेसिक नीड पूरी कर पाएगा, क्या हम अपने कॉन्ट्रैक्ट की शराइत पूरी कर पाएंगे, आर वी गोइंग ऑल राइट, या हम कोई भटक गए इधर उधर। ठीक। 10वां है जी परफॉर्म स्केड्यूल रिस्क एनालिसिस। ये बड़ा जरूरी है, क्योंकि रिस्क एनालिसिस का और स्केड्यूल का एक चोली दामन का साथ है। और आपने तो रिस्क भी जी। पढ़ा हुआ है, आपको पता ही है कि जी। जो अननोन अननोन वाली बात है ना, जो जी। अननोन अननोन रिस्क है, वो सब स्केड्यूल के जिम्मे लगता है, उसी को भुगतना पड़ता है, स्केड्यूल ही को भुगतना पड़ता है अननोन अननोन। सही। स्केड्यूल तो पे इफेक्ट आएगा उसका। एग्जैक्टली, तो स्केड्यूल में तो मेरी इतने लंबे कान होने चाहिए कि दूर से सूंघ लूं, समझ लूं, आवाज आ जाए मुझे ये रिस्क गुजरने वाला है, इधर आने का इम्कान है। उसके लिए फिर हम 3 पॉइंट एस्टिमेट करते हैं, आपको पता ही है। 3 पॉइंट जी। एस्टिमेट का मकसद ही है, अगर उस 3 पॉइंट एस्टिमेट के डाटे को वैसे तो मैन्युअली भी मैनिपुलेट करके हम कोई कैलकुलेशंस करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि ये स्केड्यूल तकरीबन कितने अरसे में पूरा होने का इम्कान है। एक तो सिंपल कैलकुलेशन है ना, सही। एक है कि मैं जी। फोरकास्ट करता हूं या मैं प्रिडिक्ट करता हूं कि ये प्रोजेक्ट में कितनी अनसर्टेनिटी है और ये कब तक मुकम्मल होने का इम्कान है। ये मैन्युअली किया जा सकता है, सही। लेकिन उससे बेहतर सही। है मोंटी कार्लो सिमुलेशन। मोंटी कार्लो सिमुलेशन क्या करता है, वो एट रैंडम हंड्रेड्स ऑफ टाइम आपके प्रोजेक्ट को ड्राई रन करता है, झूठ मूठ रन करता है, सही। और उनके झूठे जी। रिजल्ट दिखाता है आपको बहुत सारे। मतलब सही। विद इन अ मिनट वो आपको कहेगा कि मैंने 1000 दफा आपका प्रोजेक्ट कर लिया, और एक दफा ये रिजल्ट आया, एक दफा ये आया, एक दफा ये आया, और इसके सारे का मलगूबा बना के वो कहता है जी आपके प्रोजेक्ट के 100% चांसेस हैं कि वो से 49 डेज में हो पाएगा। आप कहते हैं नहीं यार मेरा सही। स्केड्यूल तो कहता है 40 डेज। तो वो आपको बताता है कि अच्छा 40 डेज में आपके 80% चांसेस हैं कि आप प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेंगे, मतलब 20% रिस्क है। सही। तो मोंटी कार्लो एक बड़ी खूबसूरत सिमुलेशन है। और फिर हम सेंसिटिविटी एनालिसिस भी करते हैं, टोर्नेडो डायग्राम भी बनाते हैं, बहुत सारी सारी चीजें इधर हम करते हैं, इन ऑर्डर टू डिटरमिन इफ प्रोजेक्ट माइलस्टोन डेट्स आर अचीवेबल विद इन एक्सेप्टेबल रिस्क टॉलरेंस। ये भी देखना है सही। कि रिस्क टॉलरेंस के अंदर है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। पता है ना आपको इस बात का, अगर कोई जी। चीजें हमारी बर्दाश्त के अंदर हैं तो बर्दाश्त कर लेंगे ना हम उसे, लेकिन जी। रिस्क वो वही होता है। एक्सेप्ट। हाँ, रिस्क वही होता है जो मेरी बर्दाश्त से बाहर हो, फिर सही। उसको उसके लिए हमें मिटिगेशन करनी पड़ती है। तो अगर सही। अगर अननोन अननोन है उसकी मैं क्या मिटिगेशन करूंगा, तो मुझे पता ही नहीं चलेगा। तो उस सूरत में मैं क्या करता हूं कि मैं उसके लिए रिजर्व रिजल्ट। रिजर्व रख लेता हूँ, कॉन्टिजेंसीज बना लेता कंटिन्यूस। जी। सही। स्केड्यूल कंटीजेंसी और कास्ट है तो कास्ट की। हूँ। बिल्कुल। जी। और ठीक। खैर जो भी है, असर कॉस्ट पे स्केड्यूल पे ही आता है, असर जी। सारा स्केड्यूल पे ही आता है। मतलब टान आके टूटती इसके ऊपर ही है, कॉस्ट भी जो है ना अपना सारा दुख इसके ऊपर डाउनलोड करती है। जी। बिल्कुल स्केड्यूल पे सबसे ज्यादा इफेक्ट आता है। हाँ वो 7 कन्फ्लिक्ट है उसमें भी सबसे पहला स्केड्यूल ही होता है। हाँ किसी एग्जैक्टली। बंदे के साथ आपके कन्फ्लिक्ट होगा तो सबसे पहले वजह जो होगी वो स्केड्यूल ही होगा प्रोजेक्ट पे, बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि हर एक अपना टाइम है, अपना स्केड्यूल है, तो हाँ जी, वो सबसे पहला कन्फ्लिक्ट आता ही है। ये बिल्कुल फिल्म इंडस्ट्री में भी इसी तरह ही होता है, जो कन्फ्लिक्ट आते ही हैं सबसे अक्सर आप गौर करें तो ये कन्फ्लिक्ट आते ही स्केड्यूल की वजह है। किसी की बिल्कुल शूटिंग खत्म हो जाए
दूसरे दिन करनी पड़े तो किसी का और कोई प्लान होता है, किसी का और प्लान होता है, तो एग्जैक्टली, स्केड्यूल पे ही आके इनकी लड़ाई होती है, बिल्कुल बिल्कुल। तो टाइम नहीं मिल रहे होते। सही। 11वें टास्क में वो अच्छा। कहता है कि अब आप लें कंसेंसस गेन करें, कस्टमर का, स्पॉन्सर का, प्रोग्राम मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजर, टीम मेंबर, सबको एक पेज पे होना चाहिए इन ऑर्डर टू एस्टेब्लिश अप्रूव्ड बेसलाइन स्केड्यूल। क्योंकि जब अब एक दफा सबने मुत्तफिक होकर इकरार कर लिया कि ये स्केड्यूल ऐसे, ये बेहतरीन बन गया है, ऐसे ही काम करेंगे, तो फिर इसका मतलब है अब कोई कंफ्लिक्ट रह नहीं गया। या इन अदर वर्ड्स सही। हम ये कहते हैं कि अगर कोई एग्री नहीं भी करता तो मेजॉरिटी एग्री करती हो, और जो नहीं एग्री करता वो इस बात पे एग्री करे कि मैं आपके साथ काम करने को तैयार। आल्दो सही। मैं एग्री नहीं करता, एग्री टू डिसएग्री जिसे हम्म, कहते हैं, कि आल्दो मैं आपकी इस हम्म, पॉइंट से एग्री नहीं करता, लेकिन मैं आपके साथ ये काम ऐसे करने को तैयार हूं। तो सबको सही। आपने कंसेंसस गेन करना है, ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रोजेक्ट मैनेजर की। लास्ट बट नॉट सही। द लीस्ट 12वां टास्क है एस्टैब्लिश द परफॉर्मेंस मेजरमेंट बेसलाइन। ये बताएं ना जरा क्या होती है। स्ट्रेटेजी परफॉर्मेंस मेजरमेंट बेसलाइन, वो जैसे हम पीएमएस बनाते हैं, हमारा ये होता है कि वो एक यानी सेट पॉइंट बना लिए, ये बेसलाइन की तरह ही है, बिल्कुल बेसलाइन बेसलाइन की तरह ही हम परफॉर्मेंस बना ले कि इस हफ्ते में इतनी प्रोग्रेस होनी चाहिए, अगले हफ्ते में इतनी होनी चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन में तो हम इस तरह बनाते हैं हर एक की, बिल्कुल सही है। यानी इंजीनियरिंग की है, प्रोक्यूरमेंट की है, कॉस्ट की है, तीनों की हम वो बनाते हैं। पीएमएस हम कहते हैं परफॉर्मेंस मेजरमेंट शीट। हम्म। तो हर हफ्ते की बना लेते हैं कि ये एक हर हफ्ते इतनी इतनी प्रोग्रेस होनी चाहिए, उसका भी कम्युलेटिव भी ले लेते हैं, तो उससे ओके, फिर हर हफ्ते मैच करना होता है। ठीक है। अच्छा जी, बुनियादी तौर पे परफॉर्मेंस मेजरमेंट बेसलाइन अलहदा से कोई चीज नहीं है। दिस इज जस्ट अ जी। नेम गिवन टू स्कोप बेसलाइन, स्केड्यूल बेसलाइन एंड कॉस्ट बेसलाइन पुट टुगेदर। ठीक। आप इसको किसी भी शक्ल में पेश कर सकते हैं, मगर ये है कि परफॉर्मेंस मेजरमेंट बेसलाइन इज, यूं कह लीजिए कि इंटीग्रेटेड नेम ऑफ ऑल द बेसलाइंस। सही। और इसको ठीक। किसी भी शक्ल में आप इसका डायग्राम बना के किसी भी तरीके के साथ मैनेज कर सकते हैं। पहली बात तो ये अर्नड वैल्यू जो है आप देख सकते हैं, उसके अंदर स्केड्यूल और टाइम होता ही होता है, और स्कोप भी डाला जा सकता है। हम्म, सही। तो अर्नड वैल्यू में ये पीएम भी बन गई, अगर गौर करें आप, हम्म, तो वो पीएम भी बन गई। जी। जी। तो कहते हैं जी, सही। यूजिंग ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेसेस एंड स्टैंडर्ड टेक्निक्स इन ऑर्डर टू एनेबल परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड मैनेजमेंट। फिर इसके जो सही। वेरियस नॉलेज और स्किल्स हैं, वो कहता है स्कोप स्टेटमेंट का पता होना चाहिए आपको, इंक्लूडिंग डिलीवरेबल्स एंड डेडलाइंस, वर्क डब्ल्यूबीएस का, ओबीएस का, आरबीएस का, कॉस्ट स्ट्रक्चर का, एक्टिविटी डेफिनेशन, एक्टिविटी एग्जीक्यूशन टेक्निक्स, ड्यूरेशन को कैसे एग्जीक्यूट कैसे करेंगे एक्टिविटी को, डिपेंडेंसी फॉरवर्ड टू स्टार्ट फिनिश टू फिनिश, वो आपने पढ़ा होगा सारा कुछ, लीड्स एंड लैग्स, जी। प्रायोरिटाइजेशन विद इन द जी। स्केड्यूल्ड मॉडल। एक मॉडल स्केड्यूल मॉडल बना हुआ है, उसके अंदर आपकी प्रायोरिटी किस चीज के ऊपर ज्यादा है। प्रायोरिटी तो सही। लाजमी बात है कि मॉडल में मेरी क्रिटिकल पाथ की तरफ ही होती है सारी की सारी। जी। हाईएस्ट प्रायोरिटी तो मेरी जी। क्रिटिकल पाथ होता है ना। जी। बिल्कुल। फिर जनाब रिसोर्स ग्रुप्स हैं, रिसोर्स कैलेंडर्स हैं, रिसोर्स एलोकेशन जी। टेक्निक्स हैं, एक्टिविटी नेटवर्क डायग्राम, प्रेसिडेंस जी। डायग्रामिक मॉडल मेथड, कैपेसिटी सही। रिक्वायरमेंट्स, रिसोर्स रिक्वायरमेंट्स वगैरह, कॉन्टीजेंसी रिजर्व्स और हम्म, बफर्स। अच्छा जी, रिजर्व्स और बफर ये बड़ा डेंजरस है, इन दोनों को इकट्ठा कभी नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि ये हम्म, लोग समझते हैं ये ओब्लिक है, कि रिजर्व ही को बफर कहते हैं। ऐसा जी। नहीं है, ये आपको मैंने पिछली दफा बताया था कि हाँ बफर जी। इज नॉट जी। द रिजर्व। बिल्कुल। बफर इज हम्म, गेटिंग द टाइम आउट ऑफ द एग्जिस्टिंग टाइम, एंड रिजर्व का मतलब है गिविंग जी, एडिशनल उसी में टाइम। से ही टाइम निकालना। हाँ, रिजर्व सही। का मतलब है कि हम बिल्कुल एडिशनल टाइम देते हैं उसको, सही। और बफर है कि उसी में से ही निकालना है उसी में टाइम, से टाइम उन्हीं निकाल के। एक्टिविटीज में हाँ से। जी, बस। हम्म, फिर कॉस्ट एंड सही। स्केड्यूल की इंटीग्रेशन है, स्केड्यूल स्केड्यूल की बेस लाइन, परफॉर्मेंस मेजरमेंट बेस लाइन, इंटर प्रोजेक्ट डिपेंडेंसीज, ये भी होती हैं। अगर आप ये प्रोजेक्ट के दरमियान डिपेंडेंसी है। यहाँ एक प्रोजेक्ट की दूसरे प्रोजेक्ट के ऊपर, वो ठीक। भी मैटर ठीक। करेगी ना। अगर सही। अगर कोई एक्सटर्नल डिपेंडेंसी है इस किस्म की, कि जनाब इस बंदे ने इधर से हम्म, फारिग होकर दूसरे प्रोजेक्ट पे जाना है, इस तारीख को वहां पहुंचना है, सही। तो मुझे फिर उसका भी ख्याल रखना पड़ेगा, इससे काम पहले ले लूं। सही। माइलस्टोन की ठीक। डेफिनेशन, स्केड्यूल मॉडल के कंपोनेंट, स्केड्यूल रिस्क असेसमेंट टेक्निक्स, मोंटी कार्लो सिमुलेशन वगैरह हम्म, वगैरह। सही। ठीक। फिर आप आ जाए सही। मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। इसके जनाब 35% सवाल हैं। जो पिछले सही, वाला था ना, सबसे ज्यादा प्लानिंग, ये प्लानिंग वाला था, उसके वो उसके 31।
31 थे, उसके बनते थे 4.39 सवाल पर टास्क, इसके बनते हैं 9.92। इसके असल में ना नंबर ऑफ टास्क का मैसेज 6 है और इसकी परसेंटेज सबसे हाई है, तो ऑलमोस्ट 10 सवाल हर टास्क से बनेंगे। 10 टास्क हर एक टास्क से बने, तो ये तकरीबन 60 क्वेश्चन बन जाते हैं इसके। तो इसमें कहता है जी कलेक्ट एक्टिविटी स्टेटस एट डिफाइंड इंटरवल्स फ्रॉम एक्टिविटी ओनर्स वाया रिपोर्ट्स, मीटिंग्स, इंस्पेक्शंस एंड अदर स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स इन ऑर्डर टू अपडेट एंड रिव्यू द प्रोग्रेस रिपोर्ट। तो एक काम तो हो गया कि एक्टिविटी का जो डाटा जनरेट हो रहा है उसको रिसीव करना, उसको कलेक्ट करना, ताकि फिर मैं इसका एनालिसिस कर सकूं। फिर कहते हैं कि दूसरी तरफ से कलेक्ट रिसोर्स इंफॉर्मेशन एंड अपडेट्स वाया रिपोर्ट्स, टाइम शीट्स, मीटिंग, इंस्पेक्शन और अदर स्टैंडर्ड्स इन ऑर्डर टू रिपोर्ट ऑन रिसोर्स यूटिलाइजेशन एंड अवेलेबिलिटी, कि कौन सा रिसोर्स कब कहाँ कैसे लगा, अभी कितना अवेलेबल है, और इसके लिए मुझे रिसोर्स ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर विल एक्ट लाइक अ इन्वेंटरी टू मी। इन्वेंटरी का पता है ना, जैसे इन्वेंटरी कंट्रोल होता है, आप कहते हैं ये एक स्टोर है, इस स्टोर में इस अलमारी में हथौड़ियां पड़ी हैं और इनको इस तरह से ऑर्गेनाइज किया गया है कि सबसे बड़ी हथौड़ी ऊपर लगी हुई है और सबसे छोटे पीसेस नीचे लगे हुए हैं, बिल्कुल एक तरतीब में मैंने लगाया हुआ है। और जो सबसे बड़ी वाली हथौड़ी का एरिया है उसके अंदर हमने कहा हुआ है कि ये जनाब इतने पाउंड्स का हथौड़ा है और ये 10 हथौड़े हमारे पास स्टोर में पड़े हुए हैं। तो अब जनाब कोई प्रोजेक्ट आता है उसमें 2 इशू करा के ले जाता है, कोई 1 इशू करके ले जाता है, तो बाकी बैलेंस मुझे पता होना चाहिए ताकि अगला प्रोजेक्ट कोई भी मुझसे जब डिमांड ले तो मैं उसे बता सकूं कि ये इतना पड़े। तो रिसोर्सेज की एक जो ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बनाते हैं वो एक तरह से आप ये कह सकते हैं जैसे इन्वेंट्री होती है, वो एक इन्वेंट्री बन जाती है कि जनाब हमारे पास फलाने बंदे इधर हैं, इतने इधर लग गए, इतने उधर लग गए, इतने इस वक्त अवेलेबल हैं वगैरह वगैरह। तो इस वजह से हमें इसकी जरूरत पड़ती है। ठीक। फिर कहते हैं जी परफॉर्म स्केड्यूल एनालिसिस एंड ऑडिट ऑन इन हाउस एंड सब कॉन्ट्रैक्टर स्केड्यूल। सब कॉन्ट्रैक्टर जिसको आपने आगे ठेके दिए हैं उनका ऑडिट आप करेंगे और अपना ऑडिट आप प्रोजेक्ट मैनेजर को कराएंगे। जो भी आपके इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, अगर आप आईएसओ के स्टैंडर्ड पे चल रहे हैं या किसी और स्टैंडर्ड पे चल रहे हैं, अगर आप, वो तो ऑर्गेनाइजेशन है ना आपकी, ऑर्गेनाइजेशन ने जो भी स्टैंडर्ड्स अडॉप्ट कर रखे हैं उनकी ऑडिटिंग वगैरह जब जब होनी है उसमें उनके ऑपरेशंस की तो ऑडिटिंग होगी, आपका प्रोजेक्ट भी ऑडिट होगा और आप पाबंद हैं कि ऑर्गेनाइजेशन की उस पॉलिसी के मुताबिक काम करते रहे। Guidelines and best practices in order to identify and report project schedule status changes, impacts or issues। ये हमने शुरू में बात की थी कि गवर्निंग जो आपकी बॉडी है या गवर्निंग स्टैंडर्ड्स हैं, गवर्निंग या गुड गवर्नेंस की जो आपको गाइडलाइन है उसके मुताबिक चलना प्रोजेक्ट की मजबूरी है। ठीक है ना, तो वो हमें हर सूरत में फॉलो करना पड़ेगा। एक तो है, एक होता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम, एक तो स्टैंडर्ड है, पीएमआई ने स्टैंडर्ड बना दिया, किसी और ने बना दिया, भाई ये तो कोई भी बना दे, ठीक है हम उसकी कदर करते हैं, लेकिन हम पाबंद तो नहीं है ना कि हम इनमें से किसी स्टैंडर्ड को लाजमी इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शन है हमारे पास, पढ़ लिया सीख लिया हमने, लेकिन पीएमआई खुद कह रही है कि यार टेलर कर लो जैसे तुम्हारी मर्जी है, लेकिन ये गुड प्रैक्टिसेस हैं, ये बता दिया उसने। अब आप क्या करते हैं, आप कहते हैं अच्छा मेरी ऑर्गेनाइजेशन में प्रोजेक्ट्स जो करने हैं एज अ होल, ये किसी एक प्रोजेक्ट की बात नहीं कर रहा कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ लोग बैठ जाते हैं, अमूमन पीएमओ का काम ये होता है, वो लोग बैठ जाते हैं और ये फैसला करते हैं कि हमारे यहाँ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट किन असूलों के तहत की जाएगी। तो लाजमी बात है कि वो सारे स्टैंडर्ड्स को और सारे जो भी फ्रेमवर्क्स हैं, मेथोडोलॉजीज हैं, उनको स्टडी करते हैं, फिर उसमें से अपना एक मेथोडोलॉजी डेवलप करते हैं, अपना एक सिस्टम डिवाइस करते हैं, उसके अंदर तमाम इंस्ट्रक्शंस, जनरल इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में प्रोजेक्ट कैसे किए जाएंगे। ठीक है, इसको कहते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम। फिर एक चीज होती है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। इंफॉर्मेशन सिस्टम एक ऑटोमेटेड सिस्टम है, एक सॉफ्टवेयर है या ऐसी कोई चीज है जो आप बना लेते हैं जिसमें आप मॉनिटर करते हैं कि जनाब कौन सी चीज कहां से, इंफॉर्मेशन कहां से दाखिल हुई और इधर से होनी चाहिए, इसको देगा वो उसको देगा। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन का फ्लो
उसके अंदर चलता है। लेकिन ये तो सही। है, ये तो एक डिसिप्लिन हो गया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये सब चीजें प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए मददगार जरूर हैं, लेकिन उसके ऊपर पाबंदी सिर्फ करनी है कि अपने सिस्टम से बाहर की कोई चीज ना इस्तेमाल करे। सिस्टम के अंदर खूब ऑप्शन मौजूद है, ठीक है ना। अगर दुनिया में वो काम करने के 100 तरीके हैं, तो आपके सिस्टम ने कहा कि नहीं यार, आप 100 तरीके नहीं इस्तेमाल कर सकते, आप इन 10 तरीकों में से कोई तरीका ले लो। सही। तो वो 10 तरीके उसने जायज करार दिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए। जनरल स्टेटमेंट है। अब प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर की मर्जी है, उनमें से कोई भी उठा ले। लेकिन ऑन टॉप ऑफ दैट देयर इज गवर्नेंस। नाउ गवर्नेंस इज कि ऑर्गेनाइजेशन की जो टॉप स्ट्रेटेजी की तरफ से नीचे गवर्नेंस का एक स्ट्रक्चर बनता है कि जनाब इन असूलों की पाबंदी की जाएगी। वो नीचे ट्रांसलेट होते हुए आते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर तक, और जो चीजें गवर्नेंस के मुताबिक होती हैं, अगर से कि आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम में 10 टूल्स अलाउ किए गए थे, गवर्नेंस ने कहा जी नहीं, हमारी पॉलिसी इस वक्त ये है कि आप सिर्फ ये 3 टूल्स में से कोई इस्तेमाल कर सकते हैं। अब प्रोजेक्ट मैनेजर इसका पाबंद है, ये मैंडेटरी है गवर्नेंस को फॉलो करना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब प्रोजेक्ट मैनेजर अपना प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान बनाएगा, तो वो गवर्नेंस में दी हुई हिदायत के ऐन मुताबिक बनाएगा, उससे उसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकता। सही। अगर उसको वो 3 तरीके दिए तो उन्हीं 3 में से कोई इस्तेमाल कर सकता है। उस अभी वो ये नहीं कह सकता कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम में तो 7 और भी तरीके हैं। भाईजान, आपके ऊपर से पुलिस आई हुई है, ऊपर से हुक्म आया हुआ है कि इसके अलावा आप नहीं इस्तेमाल कर सकते। तो इसका मतलब अगर आप ऐसा करेंगे, और गवर्नेंस एक ऐसी चीज है जो हर ऑर्गेनाइजेशन के हर डिपार्टमेंट, हर शोबे, हर एक के ऊपर लागू होता है। इसका मतलब है कि ये एक डिसिप्लिन है, और आपकी ऑर्गेनाइजेशन काबू में ही तब रहेगी जब वो गवर्नेंस स्ट्रक्चर का एहतराम करेगी, जब उसके चेक एंड बैलेंस सिस्टम होगा, जब आपको पता होगा कि जना इससे हमने इसकी हुकूमतुल्ली कर ही नहीं सकते। अच्छा, अभी इसको कंपेयर कीजिए, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की होगी गुड गवर्नेंस, ठीक है जी। और अगर ऐसा ना हुआ, मिसाल के तौर पे हुकूमत कह रही है जी हम उधर बस नहीं लोगों को जमा होने देंगे, और लोग कह रहे हैं तुम्हारी ऐसी की तैसी, वो जमा हो जाते हैं, ये क्या है? इसे कहते हैं रिट चैलेंज होगी। इट इज बैड गवर्नेंस, इट इज बैड गवर्नेंस, रिट चैलेंज होगी आपकी जी। तो इसने फॉलो ही नहीं किया। फॉलो ही नहीं किया, कोई मानता ही नहीं है, कोई सुनता ही नहीं है, तो इसका मतलब है कि आपकी गवर्नेंस है ही नहीं, खत्म हो गई बात, कोई हुकूमत ही नहीं है। देयर इज नो हुकूमत एट ऑल, नो गवर्नेंस। तो ये गुड गवर्नेंस जो है ये लानी जरूरी है, और आपकी मजाल नहीं है कि आप गवर्नेंस से दाएं बाएं हो जाए। अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस जो गवर्नेंस, अच्छा गवर्नेंस नीचे की तरफ ट्रांसलेट होती है, ऑर्गेनाइजेशनल गवर्नेंस, डिपार्टमेंटल गवर्नेंस, फिर सब डिपार्टमेंटल गवर्नेंस, वो उसी की छतरियों के नीचे आते हैं सारे। इसी तरह प्रोग्राम के अपना ये प्रोजेक्ट वगैरह का जो सिलसिला चलता है, इसमें ऑर्गेनाइजेशनल गवर्नेंस के नीचे पोर्टफोलियो गवर्नेंस, पोर्टफोलियो गवर्नेंस के नीचे प्रोग्राम गवर्नेंस, प्रोग्राम गवर्नेंस के नीचे प्रोजेक्ट गवर्नेंस। प्रोजेक्ट गवर्नेंस कौन देगा? प्रोजेक्ट स्पॉन्सर देगा प्रोजेक्ट गवर्नेंस, कि इन हदों में रह के काम करो, और प्रोजेक्ट मैनेजर उनके मुताबिक, उन हिदायत के मुताबिक अमल करते हुए जो चीज बनाएगा उसे कहते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान। सही। और स्केड्यूल मैनेजमेंट प्लान लाजमी बात है कि इट इज पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान। जी बिल्कुल। ये है जी बिग पिक्चर। सही। अच्छा जी, कौन सा वाला टास्क हम देख रहे थे? तीसरा था, तीसरा हो गया, चौथा गाइडलाइंस, हाँ जी, ठीक हो गया जी। फिर ना चौथा है जी आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन ऑप्शंस यूजिंग टूल्स एंड टेक्निक्स सच एज व्हाट इफ सिनेरियो। ये जब आप डेवलप स्केड्यूल कर रहे हैं ना, तो उस वक्त आपने एक रास्ता तो बना लिया, चले मैं ये भी मान लेता हूं कि हर तरफ से एडजस्टमेंट भी हो गई, लेकिन आपके दिल को सुकून नहीं आना चाहिए, क्योंकि रिस्क तो आपके साथ कुछ भी कर सकता है। अब आप रिस्क को फ्लोरें। रिस्क को फ्लोरने का तरीका ये है कि आप सबसे पहले तो अपने ऊपर क्वेश्चन उठाएं कि व्हाट इफ फलाना काम, फलाना बंदा इस तारीख को ना आया तो क्या करेंगे, अगर ये हो गया तो क्या करेंगे। सो यू कम अप विद वेरियस सिनेरियोज, और उन सिनेरियोज के मुताबिक आप नए नए इंस्टांसेस बना के रखते जाते हैं।
सही। ठीक है जी। और ये तो थे वो मोटे मोटे सिनेरियो जो इंसानी दिमाग में आ सकते थे। फिर आप चले जाते हैं मोंटी कार्लो का दरवाजा खोल लेते हैं, फिर कहते हैं यार अगे मैनू समझ कोई सही। नहीं आ रही, अब तुम मुझे बताओ कि मेरे साथ होगा क्या। फिर क्या क्या मोंटी हो कार्लो सकता है। ऑटोमेटेड वो क्या कहते हैं हिसाब किताब निकाल के आपको बताता है जनाब आपके साथ ये हो सकता है। तो ये सब कुछ जो है इनके असरात अपनी कॉन्टीजेंसी में डालने के बाद आपका प्लान फाइनल होगा। सही। बेसलाइन इसके बाद होगा। फिर जनाब छठा ठीक। टास्क है अपडेट द स्केड्यूल मॉडल। अब हो गया सारा असरात उसके ऊपर बिल्ड करें अपडेट करें। डॉक्यूमेंट स्केड्यूल बेसलाइन चेंजेस रिसीव्ड थ्रू फॉर्मल चेंज कर, जो चेंज कंट्रोल हो गया उसके मुताबिक जो अप्रूव हो गया ये चीज उसके मुताबिक अपने बेसलाइन को री शेड्यूल करें री बेसलाइन करें इन ऑर्डर टू मेंटेन एन एक्यूरेट स्केड्यूल एंड फैसिलिटेट फोरेंसिक स्केड्यूल एनालिसिस इफ रिक्वायर्ड। फोरेंसिक स्केड्यूल एनालिसिस का मतलब ये है कि अच्छा फलाना वर्जन नंबर 2.32 के साथ कंपेयर करके बताएं कितना फर्क आ गया। अगर हम वो करते तो सही। फिर हमारी कितनी बचत हो जाती या क्या होता। ये फोरेंसिक स्केड्यूल एनालिसिस है। ठीक है जो वो जितनी भी फोरेंसिक यही होता है कि अल्टरनेटिव अल्टरनेटिव एनालिसिस हाँ फोरेंसिक देखना। होता है बारीकी के साथ, जैसे वो कातलों को नहीं पकड़ते पुलिस वाले, उनको अंगूठे का निशान हम्म, नाप रहे हैं, कोई इधर से देख इसको उससे मिला के देख रहे हैं उसको उससे मिला के देख रहे हैं, डिटेल्ड एनालिसिस। ठीक है नहीं, हम्म, वो चीज की जड़ों में घुस के सही। एनालिसिस करना। तो मेरा हमारे पास वो सब ठीक। कन्फिग्रेशन का डाटा मौजूद है, हम ये कर सकते हैं। फिर जनाब इसके जो हम्म, नॉलेज एंड स्किल्स हैं उसमें प्रोग्रेस मेजरमेंट की टेक्निक्स आ जाती हैं, जिसमें परसेंट कंप्लीट है, एक्चुअल रिमेनिंग ड्यूरेशन, एस्टिमेट टू कंप्लीट। मैं आपको ये परसेंट कंप्लीट का जब जिक्र आएगा तो मैं और तफसील से बताऊंगा कि ये कैसे करते हैं, और ये सही। आपको प्रैक्टिस स्टैंडर्ड में मिलेगा। इंडस्ट्री ठीक। स्टैंडर्ड्स हैं, गाइडलाइंस हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं विद रिस्पेक्ट परसेंट। टू एक्टिविटी स्टेटस अपडेट, फ्रीक्वेंसी फॉर्मेट कॉन्टेक्स्ट वगैरह क्या होगा, मीट्रिक्स टू मॉनिटर एनालाइज एंड कंट्रोल द स्केड्यूल, कॉस्ट एंड स्केड्यूल रिजर्व एनालिसिस, एक्टिविटी की प्रायोरिटाइजेशन कैसे करनी सही। है, अवेलेबल डाटा लॉजिकल डाटा ऑर्गेनाइजेशन, इलेक्ट्रॉनिक फाइल स्टोरेज। अगर आप एक्टिविटी प्रायोरिटाइजेशन वही फ्लोट बेस पे होगी ना, जो क्रिटिकल एक्टिविटीज है। हाँ क्रिटिकल क्रिटिकल की बेस पे, हाँ बिल्कुल सही है। सही। लेकिन इसको एक और तरह से भी देखें, क्योंकि ये स्टैंडर्ड जो है ये एजाइल की भी बात करता है। अगर एजाइल की बात करता है तो फिर उसमें प्रायोरिटाइजेशन में वैल्यू भी आ जाती है, सही। वैल्यू बेस्ड ठीक। प्रायोरिटाइजेशन करते हैं ना फिर उसमें। सही। बिल्कुल सही। अच्छा, अजाइल में फिर इस तरह करते हैं कि अगर क्रिटिकल पाथ को वैल्यू नहीं देते, रिस्पेक्ट हाँ नहीं ना, देते क्रिटिकल ज्यादा पाथ होता ही नहीं है। वैल्यू। अच्छा। पहले कोई सही। चीज नहीं एग्जिस्ट करती होती, पहले सिर्फ मोटा मोटा प्लान होता है। वो जैसे जैसे आपने कहा ना कि ब्रॉडली प्रोजेक्ट इतने अरसे में हो जाएगा, इसमें ये फेजेस होंगी, बस इतना इतना होता है। वो जो सही। इतनी फेजेस हो जाएंगी उनको हम फेजेस नहीं कहते, रिलीजेस कहते हैं। सही। एजाइल में उनको रिलीजेस कहते हैं और उसकी कोई अहमियत नहीं है सवाए इसके कि ठीक। उस तारीख को जितना काम हुआ हुआ हम जमा करा देंगे। ठीक है ना। सही। अब हम जाते हैं जितना काम जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं सारी उनको हम्म। लिख लिख के एक डब्बे में फेंकते जाते हैं, उसको हम्म। कहते हैं प्रोडक्ट बैकलॉग। हम्म। फिर सही। उस डब्बे में स्क्रम टीम जो एजाइल टीम आती है और वो बैठ के उस डब्बे को एनालाइज करती है कि सबसे ज्यादा वैल्यू वाला काम कौन सा है। हम्म। ठीक है जी। सही। उ, उनकी कोशिश ये होती है जिस काम की वैल्यू सबसे ज्यादा है क्या वो सबसे पहले किया जा सकता है। अगर तो सही। सीक्वेंस का कोई प्रॉब्लम नहीं है और उसको पहले किया जा सकता है तो आई वुड गो फॉर द हाईएस्ट वैल्यू आइटम फर्स्ट। सही। ठीक है। तो उसको मैं वैल्यू के हिसाब से ऑर्डर में ले आता हूं, सबसे सही। हाईएस्ट वैल्यू का आइटम ऊपर, सबसे लोएस्ट वैल्यू का आइटम नीचे। सही। सर वैल्यू इंजीनियरिंग भी यही चीज है ना, वैल्यू इंजीनियरिंग जो है। हाँ हाँ पार्शली यही है, लेकिन यहाँ पे जरा हम वैल्यू में बहुत ज्यादा घुस जाते हैं। सही। यहाँ हम ठीक। वैल्यू में बहुत ज्यादा घुस जाते हैं क्योंकि यहाँ मैं आपको बताता हूँ इसका फायदा आपको क्या होने लगा है। फायदा ये होने लगा है कि अभी ये सब काम एक वैल्यू के तरतीब में लग गए। अब इन्होंने इनका सीक्वेंस ऑफ जो डिलीवरी है ना वो ऊपर से नीचे की तरफ होगा। सही। ठीक है। पहली आइट्रेशन जब चलेगी, और आइट्रेशन फेज नहीं कहते उसको, आइट्रेशन कहते हैं, वो छोटी होती है 2 से 4 हफ्ते। जी जी। पहली जब आइट्रेशन चलेगी तो हम टीम को बुलाएंगे कि भाई ये तुम लोगों ने काम करने हैं, ये सारे काम पड़े हुए हैं, पूरे पूरे पड़े हुए हैं, पूरा बैकलॉग है, सही।
तो तुम बताओ, ये तुम्हारे पास 2 हफ्ते का टाइम है, कितना काम कर लोगे? और जितना काम तुम कर सकते हो सही उतना उठा के ले जाओ। टीम वहीं बैठ के आपस में मीटिंग करती है, उन उसकी एस्टिमेट लगाती है मोटा मोटा, कि ये ऐसा करते हैं कि ये काम इतने में हो जाएगा, इतने में हो जाएगा। वो उससे कि 10 काम उठा लेते हैं वहां से। लेकिन कहाँ से उठाया? सही टॉप से उठाया। टॉप 10 टास्क सही उन्होंने उठा लिए और वो लेके चले गए। उन्होंने ठीक इजाजत ले ली कि जी सर ये हम लेके जा रहे हैं, और उन्होंने कमिट कर दिया। अच्छा, बाकी अभी ठीक। कुछ प्लान नहीं है, कोई क्रिटिकल पाथ नहीं है, कुछ प्लानिंग हुई नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ। हम्म बाकी सब काम एम ही सही। नंगे पड़े हुए हैं। ये जो 10 काम है वो हम्म ले गए। अब इन्होंने अपना कमरा कर लिया बंद, और 2 हफ्ते के लिए इनको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। कोई ये नहीं कह सकता कि ये सही। जो काम तुम 10 लेके गए हो, इनको ऐसे नहीं करो, ऐसे करो। हम्म सिर्फ ये 2 हफ्तों सही। के लिए। और बाकी सब ओपन है। जो उधर पड़ा हुआ है ना, प्रोडक्ट बैकलॉग में बाकी काम पड़ा है, उसमें कस्टमर हम्म की मर्जी है, वो जब जो मर्जी तब्दील कर दे। वी डोंट केयर, सही। क्योंकि हमने तो उसको प्लान ही नहीं किया ना। सही। हमने तो अभी तक उसे प्लान ही नहीं किया। वो तो जब आएगा देखा जाएगा। हम्म इसलिए वी आर ओनली कंसर्न अबाउट ओनली 10 टास्क, 10 हम्म रिक्वायरमेंट्स। अब हम उनको ब्रेक डाउन ये सारा कुछ करते हैं, एक्टिविटी ब्रेक डाउन करते हैं, सिक्स नेटवर्क बनाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। वी डू एवरीथिंग, बट आवर प्रोजेक्ट नाउ इज जस्ट 2 वीक्स एंड वी हैव ओनली 10 हम्म रिक्वायरमेंट्स टू मीट, दैट्स इट। तो सही। आपका छोटा सा प्रोजेक्ट आप कर रहे हैं, इंडिपेंडेंस भी आपको मिल गई है, किसी को आप जवाब दे भी हम्म, नहीं है। ये टीम किसी को सही। जवाब दे नहीं है। अगर ये 10 काम की ठीक। बजाय 8 कर पाती है तो कोई इनको डांटेगा नहीं। अगर उन्होंने 10 के बजाय 15 सही। कर दिए, इनको कोई कुछ नहीं कहेगा। सही। ठीक है जी। इंडिपेंडेंट है और खुद ही सेल्फ मोटिवेटेड है। अगर इन्होंने देखा कि हमने 10 काम तो 1 हफ्ते में कर लिए, तो खुद ही जाएंगे, जाके वो मजीद हम्म काम उठा के ले आएंगे। वो इसलिए कि अगर उन्होंने ज्यादा काम किए तो उनकी वेलोसिटी बेहतर शो होगी, उनकी प्रोग्रेस अच्छी शो होगी। प्रोग्रेस अच्छी शो होगी तो इस टीम को दोबारा सही। भी काम मिलेगा। सही। तो यहाँ पे वो डंडे के जोर पे काम नहीं किया था। यहाँ जो प्रोजेक्ट मैनेजर है, जिसको हम स्क्रम मास्टर कहते हैं, वो वो किसी को हुक्म देने की इजाजत ही नहीं है। वो किसी को हुक्म दे सही। ही नहीं सकता। ही इज अ सर्वेंट लीडर। ही इज सपोज ठीक। के टीम को सिर्फ पूछता रहे, हाँ जी आपको कोई मसला, कोई चीज तो नहीं चाहिए, और कोई मसला हो तो बता दें। तो वो मसले ही देखता रहता है और वो हल करता रहता है, हुक्म नहीं देता। हाँ, अगर फैसिलिटेटर के तौर पे। फिर सिर्फ फैसिलिटेटर। फिर अगर उसको कोई बहुत ज्यादा सही। कोई उसको, हाँ वो स्क्रम का इंचार्ज है, मतलब स्क्रम का मास्टर है, वो उसको पता होता है कि कैसे काम होना हम्म चाहिए। जब वो देखते हैं कोई काम गलत हो रहा है, तो वो टीम को हम्म सिर्फ सजेस्ट करता है कि असूल के मुताबिक जो किताब में लिखा हुआ है, या जो असूल है, ये काम ऐसे होता है, अगर आप चाहें तो मैं आपको गाइड कर दूं, ट्रेनिंग आपको मैं दिलवा दूं थोड़ी सी इस चीज के ऊपर। तो इस तरह से वो हम्म, उनको इनपुट देता है। सही। वो तो जबरदस्ती ये तो बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड माहौल में होगा इस वो तरह। बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड माहौल में, हमारे माहौल में तो डंडा लेके काम बस करवाना पड़ता है सबसे। बस मसला वही है ना, कि चूंकि आपने डंडा उठाया हुआ है ना, सारे कुग्गू बन गए हैं। अब कोई भी अपनी हम्म अक्ल इस्तेमाल करने की कोशिश भी नहीं करता। वो कहते हैं डंडे वाला है ना, ये करे जो करना है। हम्म और वो फिर सही। डॉज भी करते हैं। वो उससे ज्यादा हम्म कैपेसिटी रखते हैं काम करने की। काम नहीं करेंगे, जब आप नहीं देख रहे तो वो काम ही नहीं करेंगे। नहीं करते बिल्कुल। अच्छा, अभी हम्म आप जरा इसको चेंज करें ना, इसी मॉडल को अपनी जहां पे आप काम करें वहां पे कोशिश करें। एक बंदे को कहेंगे, अच्छा ये काम है, बता तू इसको कितनी देर में करेगा। सही। ठीक है जी। अच्छा, मैं तुम्हें इतने दिन देता हूँ, तुम बताओ नहीं कितनी देर में नहीं करेगा। तो देता हूँ, तुम जितना काम करोगे तुम्हें उसके हिसाब से पैसे मिलेंगे। हम्म अब सही। लाजमी बात है कि वो जो ज्यादा काम करेगा ज्यादा पैसे मिलेंगे। कमीशन कमीशन वाली हम्म बात होगी ना। जी। तो वो बंदा और मेहनत से काम करेगा। तो बात ये होती है कि हम इंडिपेंडेंस ही नहीं देते लोगों को, हम उनके ऊपर डंडा रखते हैं। और डंडा रखने के हम्म अलावा हम उनको माइक्रो मैनेज करते हैं। कोई तुम इधर हम्म कहाँ देख रहे हो, काम करो अपना। भाई ये उसको हम्म काम करे, कर लेने दो। बार बार आप उसे तंग करते हैं। अच्छा कितना हो गया काम, हम्म बताओ मुझे क्यों नहीं हुआ पूरा। डोंट डिस्टर्ब, हम्म, लेट हिम डू हिज जॉब। उसको सही। आजादी दे दें एक दफा काम करने की। हम्म हाँ, अलबत्ता ये मैं जरूर कहूंगा कि टीम जब सिलेक्ट की जाए तो उसमें कोगू सिलेक्ट ना करें। जब आपको पता है एक सही। नाअहल आदमी है, उसको क्यों आप सिलेक्ट करते हैं?
और फिर तो अब सही। भुगतेंगे ना, फिर तो वो काम करने की काबिलियत ही नहीं रखता, वो कैसे करेगा काम। दूसरी बात इसमें ये सही। है कि सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग टीम है, वलवले से भरे हुए लोग, और ये जो होते हैं ये एक डिसिप्लिन के मास्टर नहीं होते, हर बंदे को कम से कम 2 डिसिप्लिन आते होते हैं। सही। ठीक है, उससे फायदा ये होता है कि एक आदमी दूसरे के साथ मदद कर देगा और उसका काम भी कर देगा, कभी कुछ कर देगा, तो मतलब वो टीम के मिलजुल के काम करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जो सही। स्क्रम मास्टर होता है वो टीम में बराबर का शरीक होता है, वो उसको लीडर नहीं सही। मानते, वो बराबर का सही। शरीक है, और उसमें जनाब उसकी कुछ जिम्मेदारियां हैं, जो मैंने 2 तो आपको बता दी कि अगर कोई इम्पेडिमेंट्स हैं वो रिमूव करना, दूसरा उनको कोई ट्रेनिंग श्रेनिंग रिक्वायर्ड है या कोई काउंसलिंग और मेंटरिंग रिक्वायर्ड है वो कर देना। इसके अलावा या रिसोर्सेज की कोई कमी हो, वो नहीं, रिसोर्सेज प्रोवाइड कर देना। हाँ वो तो फैसिलिटेशन में आ जाएगा ना, कि हमें फलानी चीज चाहिए, हम्म। कल इतने बजे तक ये मिलनी चाहिए, वो प्रोवाइड करेगा। हम्म। तीसरा काम जो है सही। वो है, देयर आर वेरियस टाइम बॉक्स मीटिंग। टाइम बॉक्स का मतलब है कि यहाँ जो स्क्रम में मीटिंग होती है वो ऐसे नहीं होती कि 3-3 महीने मीटिंग हो रही है। वहाँ मीटिंग होती है, एक स्टैंडर्ड मीटिंग डेली मीटिंग होती है, उसके अंदर स्टैंड अप मीटिंग। उस मीटिंग की खासियत ये है वो खड़े होके की जाती है, सारे लोग खड़े होके दरवाजे पे मिलते हैं, और उसमें सही। 10 से 15 मिनट की टोटल मीटिंग होती है। एट द एंड ऑफ द डे आज हमने क्या किया हर बंदा बताता है ब्रीफली। सही। आप अंदाजा कर लें कि 10 बंदे हैं, 15 मिनट हैं, तो 1 से 1.5 मिनट मिलेगा ना आपको बोलने का। तो आपने जी ब्रीफली बिल्कुल। बताना है मैंने आज क्या किया, क्या रह गया, कल क्या करूंगा, और मुझे सही। मुझे क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मेरे इम्पेडिमेंट्स कौन है। हम्म। तो वो जो है ना सही। स्क्रम मास्टर, वो आपके इम्पेडिमेंट्स लिख लेता है और वो कल तक रिमूव कर देता है। तो अगर आपकी कोई दिक्कत आ रही थी जिसकी वजह से आज काम पूरा नहीं कर सके, तो अगले दिन आपकी वो दिक्कत खत्म होगी, तो आप और तेज कर लेंगे काम, ज्यादा कर लेंगे। सही। जी बिल्कुल सही। खैर जी, तो नेक्स्ट। इलेक्ट्रॉनिक फाइल स्टोरेजेस हैं, अगर आपका मतलब डाटा जो है वो कंप्यूटराइज्ड है तो उसको फिर आपने कैसे रखना है, क्या हिसाब किताब है उसका। रिसोर्स ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, रिसोर्स कैलेंडर्स हैं, रिसोर्स ग्रुप्स हैं, सही। रिसोर्स एलोकेशन टेक्निक्स, स्केड्यूल रिस्क एनालिसिस, स्केड्यूल का चेंज कंट्रोल, रिजर्व एनालिसिस, नॉलेज ऑफ ऑनगोइंग ऑडिट एनालिसिस, और ये चीजें फिर दोबारा आ जाएंगी, एक्टिविटी नेटवर्क और प्रेजेंस, सही। और स्केड्यूल रिस्क असेसमेंट टेक्निक्स, वही फिर मोंटी कार्लो और पर्ट वगैरह आ गया। सही। ठीक। चौथा जनाब क्लोज आउट है। ठीक। क्लोज आउट के टोटल 6% क्वेश्चन है, मतलब ये हुआ कि 10 सवाल बनते हैं, और ये कितने एरिया, 5 एरिया, 2-2 क्वेश्चन होंगे हर एक से। वो कहते हैं सही। जी ऑब्टेन फाइनल एक्सेप्टेंस होता है कंट्रेक्चुअल स्केड्यूल कंपोनेंट्स, जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है उसके मुताबिक आपने हैंड ओवर करना है बाय वर्किंग विद स्पॉन्सर आर कस्टमर इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट प्रोजेक्ट क्लोज आउट। एक तो ये हैंड ओवर करना। सही। दूसरा, एवेल्युएट फाइनल स्केड्यूल परफॉर्मेंस अगेंस्ट बेसलाइन स्केड्यूल। वो जो पहला बेसलाइन स्केड्यूल था और फाइनल स्केड्यूल परफॉर्मेंस है, उसमें कितना फर्क है। स्केड्यूल की अप्रोच और सही। उसकी इंप्लीमेंटेशन को देखना, यूजिंग स्टैंडर्ड स्केड्यूलिंग टूल्स एंड टेक्निक्स इंक्लूडिंग सोलिसिटेशन ऑफ फीडबैक फ्रॉम स्टेक होल्डर्स इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई लेसन लर्न एंड डेवलप बेस्ट प्रैक्टिसेस। ठीक है जी, ठीक। मतलब वो आपने बेसिकली लेसन लर्न उठाने हैं और प्रोसेस एसेट में जमा कराने हैं। अपडेट द ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एसेट्स थ्रू डॉक्यूमेंटेशन, कोई कागजात हैं, लेसन लर्न हैं, कुछ चीजें आपने इकट्ठी की हैं, वो जमा करवाएं। डिस्ट्रीब्यूट सही। फाइनल स्केड्यूल रिपोर्ट्स including earned value management calculations and variance analysis to stakeholders in order to facilitate proper project closure. और आखिरी जनाब, आर्काइव सही। द स्केड्यूल फाइल्स, फॉर एग्जांपल फाइनल स्केड्यूल मॉडल, स्केड्यूल मैनेजमेंट प्लान, पीरियोडिक स्टेटस रिपोर्ट वगैरह वगैरह, ये जमा करवा दें। तो ये बस छोटी छोटी सी चीजें, 10 सवाल इनके बन जाएंगे। इसमें जो सही। एरियाज हैं, नॉलेज एंड स्किल, कॉन्ट्रेक्चुअल स्केड्यूल कंपोनेंट्स हैं, स्केड्यूल क्लोज आउट का प्रोसीजर, फीडबैक की टेक्निक, स्केड्यूल रिव्यू की टेक्निक, स्केड्यूल इशू मैनेजमेंट, ट्रांजिशन प्लानिंग। सही। ट्रांजिशन प्लानिंग होती है कि जब हम हैंड ओवर करेंगे तो ट्रांजिशन में क्या कैसे काम करेंगे, किस तरह ये हैंड ओवर कैसे करेंगे। हो सकता है कस्टमर की ठीक। साइट पे वो जाके चीज लगा के देनी हो या वट एवर, तो उसको ट्रांजिशन पीरियड कहते हैं, कि जिसके बाद हमारी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है।
सही, ठीक। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज स्टेक होल्डर कम्युनिकेशन मैनेजमेंट। इसके 14% सवाल हैं, मतलब तकरीबन कितने एरियाज हैं? 4 एरियाज हैं, तो कुछ 6 सवाल बनते हैं पर एरिया। पहले है जी डेवलप एंड फॉस्टर रिलेशनशिप विद प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर्स। अच्छा, मैं इसके लिए ये इसी वजह से कह रहा था कि स्टेक होल्डर मैनेजमेंट और कम्युनिकेशन मैनेजमेंट दोनों आपको अच्छी आनी चाहिए। इंशाल्लाह, वो कहता है जी सही, के साथ इंशाल्लाह स्टेक होल्डर के साथ रिलेशनशिप बनाए कंसिस्टेंट विद द कम्युनिकेशन मैनेजमेंट प्लान। देखिए, कम्युनिकेशन मैनेजमेंट प्लान आपको सिर्फ ये सही, बताता है क्या क्या और कब कब कम्युनिकेट करना है, लेकिन उससे ज्यादा नाजुक सही। चीज है कि स्टेक होल्डर क्या क्या चाहता है। कम्युनिकेशन मैनेजमेंट स्टेक प्लान होल्डर तो एनवायरनमेंट। स्टेक होल्डर की नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक बनेगा। सही। तो फिर जनाब, जनरेट एंड मेंटेन विजिबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट स्केड्यूल बाय वर्किंग विद द प्रोजेक्ट मैनेजर एंड स्टेक होल्डर्स इन ऑर्डर टू मेंटेन स्टेक होल्डर सपोर्ट। स्टेक होल्डर्स को ट्रांसपेरेंटली चीजों का पता होना चाहिए क्या हो रहा है। हमने कोई चीज स्टेक होल्डर से छुपानी नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम जरूरी है कि स्टेक होल्डर की नीड्स के मुताबिक उसे चीज दी जाए। जिस चीज की उसे जरूरत नहीं है, बिला वजह आप उसे जब उस इंफॉर्मेशन से बर्डन करेंगे तो ही मे बी एंग्री विद यू। एक बड़ा सिंपल सी मैं एग्जांपल देता हूँ। आपका प्रोजेक्ट है, आपके प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग एक बैंक से दी गई है, और बैंक एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है। लाजमी बात है कि पैसे उसमें सारे के सारे उधर से आ रहे हैं। अब आप कहें कि जनाब मैं नंबर 1 स्टेक होल्डर मेरा बैंक है, और बैंक को तो अब चूंकि सबसे नंबर 1 है तो इसके आगे तो जान ही कुर्बान कर देनी है। अब आप कहेंगे जी उसको हर मोमेंट की प्रोग्रेस रिपोर्ट दे रहे हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर फोन कर रहा है बैंक मैनेजर को, सर काम शुरू हो गया है, सर फलाना बंदा अभी तक नहीं पहुंचा। वो कहेगा यार मेरी जान ना खाओ, मैं क्या करूं भाई, अगर तुम्हारा काम नहीं शुरू हुआ तो मैं क्या करूं। तो कहा सर आप हमारे बड़े स्टेक होल्डर हैं, हमने मेगा आपको पिक्चर बताया। दिखानी पड़ेगी। तो आपने देखिए खास चीजें उसको दिखानी है। एग्जैक्टली उस खास भी उससे पूछे, वो खुद बताएगा कि मुझे तो तुमसे सिर्फ एक ही बात चाहिए कि क्वार्टरली तुम मुझे लोन रीपेमेंट की रिपोर्ट भेज दिया करो, मुझे तुम्हारे प्रोजेक्ट से कुछ नहीं लेना देना, इतनी सी बात है। तो जिसकी जो रिक्वायरमेंट है उसको वो दें, नहीं तो वो नाराज भी हो सकता है। फिर जनाब, प्रोवाइड सीनियर मैनेजमेंट अदर स्टेक होल्डर्स विद वर्बल एंड रिटन स्केड्यूल स्टेटस अपडेट्स एंड इम्पैक्ट ऑन स्केड्यूल ऑफ करेक्टिव एक्शंस एज डिफाइंड बाय द कम्युनिकेशन मैनेजमेंट इन ऑर्डर टू मेंटेन स्टेक होल्डर अवेयरनेस। एक तो जनाब खुल के जो जो कुछ हो रहा है ट्रांसपेरेंटली स्टेक होल्डर के साथ कम्युनिकेट किया जाए, उन्हें अपडेट रखा जाए, कॉन्फिडेंस में लिया जाए। और देखिए अगर उसको पता होगा ना, देखिए अगर एक स्टेक होल्डर से आपने एंगेज ही नहीं रखा हुआ तो होगा ये कि उसे जब 6 महीने बाद पता चलेगा ये पता नहीं क्या हो रहा है, उस वक्त तक हालात बड़े बदल चुके होंगे, वो कहेगा मेरे से तो एक दफा भी नहीं पूछा, मुझे तो किसी ने बताया भी नहीं है। तो भले आपका प्रोजेक्ट आला तरीन चल रहा हो, लेकिन वो आपका आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा। अगर आप उसे ऑन बोर्ड रखते हैं तो छोटे छोटे डिसीजन उसकी आंखों के सामने हुए होंगे, और वो कहीं ये उठ के नहीं कह सकता कि ये क्यों हुआ है, क्योंकि उन तमाम डिसीजंस में कहीं ना कहीं वो शामिल रहा है। फिर जनाब आखिरी हमारा टास्क जो है वो कम्युनिकेट स्केड्यूल इश्यूज दैट कुड इम्पैक्ट डिलीवरी ऑफ प्रोजेक्ट्स को आर एडहेरेंस टू द स्केड्यूल मैनेजमेंट प्लान इन ऑर्डर टू एलिवेट अवेयरनेस टू रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स। तो जनाब आप अपने स्टेक होल्डर्स को इन्फॉर्म करना है तमाम इश्यूज के बारे में, उनका उनका भी इशू लॉग के बारे में भी उन्हें इन पिक्चर रखें। मतलब ये कि यूं समझें, बल्कि आपका स्टेक होल्डर ऐसा समझने लग जाए कि यार मैं तो इनके साथ काम करता हूं, मैं तो आई एम पार्ट ऑफ दिस टीम। ही फील्स प्राउड टू बी कॉल्ड एज अ टीम मेंबर ऑन दिस प्रोजेक्ट। आपने उसको इस तरह से सीरियसली एंगेज किया हुआ है कि वो बंदा जो है ना वो ही इज उसका हार्ट आपके साथ है, तो ऐसा बंदा कभी आपकी मुखालफत नहीं करेगा। सही, ठीक। फिर जो नॉलेज एंड स्किल्स आपको चाहिए, टारगेटिंग कम्युनिकेशन टू सीनियर मैनेजमेंट के साथ कम्युनिकेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उनको वो इग्नोर भी करते हैं, तो उनको जरा कान से पकड़ के समझाना पड़ेगा। मेथड एंड टेक्निक्स यूज्ड टू मेंटेन विजिबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट शेड्यूल, एलिमेंट्स ऑफ द कम्युनिकेशन मैनेजमेंट प्लान। ये है जनाब आपका। ये फिर कुछ क्रॉस कटिंग एरियाज हैं जो कि ओवरऑल आपको इन सारी चीजों की महारत होनी चाहिए। और कम्युनिकेशन की बात हो रही थी तो ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन में जबरदस्त टूल्स एंड टेक्निक्स आपको आते हो।
टारगेटिंग कम्युनिकेशन टू सही इंटेंडेड ऑडियंस, जिसको जो कम्युनिकेशन पहुंचानी है उसको वो पहुंचाई जाए. प्रेजेंटेशन टूल्स एंड टेक्निक, सही negotiation, facilitation, cultural sensitivity and diversity, conflict management, project life cycle, stakeholder impact analysis, change management control, scheduling terminology, organizational process assets, project management software, project management information system, हम्म, schedule documentation and सही reporting techniques, data management procedures, सही estimation techniques, scheduling methods, scheduling techniques, earned value management, Gantt chart, qualitative, quantitative schedule analysis, प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल्स एंड टेक्निक्स, और फिर कॉन्ट्रैक्ट स्केड्यूल रिक्वायरमेंट्स. ये कुछ है. सही मतलब ये है कि इसको सर मद्देनजर ये रखिए. जो है हाँ जी. जी जी सर, ये रोल डिलिनिएशन स्टडी इसका क्या मतलब बनता है? मतलब यूं समझें कि वो कहता है मार्केट में जो स्केड्यूलिंग प्रोफेशनल की डिमांड है वो जो होगी उसके मुताबिक ही बंदे प्रोवाइड करेंगे ना. तो हमने जी जब पहली उन्होंने कहा जी हमने मार्केट से पूछ के कि उन्हें किस किस्म का बंदा चाहिए स्केड्यूलिंग प्रोफेशनल के तौर पे, हम्म, उन्होंने सर्टेन करेक्टरिस्टिक्स बताई थी और वो करेक्टरिस्टिक्स हमने इसमें सही डाल दी हैं एग्जाम कंटेंट आउटलाइन में. जो कुछ आपका टेस्ट किया जा रहा है ना, सही ये जो टास्क मास्क दिए हुए हैं, हम्म, ये इन्होंने मार्केट से जो जी डाटा इकट्ठा किया हुआ है. फिर हर 5 से सही 7 साल बाद ये लोग उसकी दोबारा सर्वे करते हैं, क्योंकि इनका इनका सही अंदाजा है कि 5 से 7 साल में मार्केट की डिमांड चेंज हो जाती है. हम्म, तो इसलिए अब बुक भी चेंज करते हैं हाँ ये जी, बुक रोल डिलिनेशन स्टडीज को कहते हैं. ये दोबारा सर्वे किया सही जाएगा और मार्केट की डिमांड के मुताबिक आपका सिलेबस चेंज होगा. सिलेबस चेंज होगा तो किताब पे भी असर पड़ सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि सिलेबस चेंज हो और किताब चेंज नहीं भी हो सकती सही है ना. अभी अभी इस सही वक्त जो पीएमपी का एग्जाम चेंज हो रहा है ना, ये इस दिसंबर में, जी ये रोल डिलिनेशन स्टडी की वजह से हो रहा है. स्टैंडर्ड अभी 6 से सही चल रहा है. हम्म, ठीक है, अगले साल सही 7th आ जाएगा अगले साल के एंड में, और फिर अगले सही साल के एंड में या उससे अगले साल के शुरू में ये लोग फिर दोबारा एग्जाम चेंज करेंगे. बट दिस टाइम सही इट विल बी ड्यू टू द चेंज इन द स्टैंडर्ड. सही। तो सर ये रियलिटी में भी यानी मार्केट सर्च करते हैं या बस? भाई ये जैसे होते हैं ना ऑडिटर्स होते हैं, इस तरह की बॉडीज नहीं है इंटरनेशनल अकाउंटिंग वाली, हम्म, उनको हायर जी जी करते हैं और वो इंटरनेशनल ग्लोबली सर्वे करते हैं. अच्छा और सही अब ये पीएमपी का रोल चेंज किया है ना इन्होंने, हम्म, अभी ये सारे चेंज हो जाएंगे रोल आस्ता आस्ता. सही ठीक। इनकी काफी अच्छा है यानी एक लेवल है पीएमआई का, हाँ हाँ माना जाता है। बिल्कुल. सर वैसे देखा जाए तो एस का ज्यादा लेवल है ये पीएमआई का? एस की जरा ये मुश्किल देखें, है मेरा सर्टिफिकेशन है जो। हाँ उसकी जरा मुश्किल है. उसकी वजह ये है कि वो है इंजीनियर के लिए बहुत काम की चीज है वो, क्योंकि सही वो अकाउंटिंग के हिसाब से बना हुआ है सारा. सही क्योंकि वो है ही कॉस्ट ठीक अकाउंटिंग का है ना, वो जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी है. हम्म, तो उन्होंने हम्म, बिल्कुल जिस तरह के इंजीनियरिंग में रिक्वायर्ड होता है, मगर ये एसपी इज अ कॉमन सर्टिफिकेशन जो कि कोई भी कर सकता है, वो सिर्फ इंजीनियर्स ही कर सकते हैं. सही। एसपी की उसमें जो सीसीपी है वो पहले इंजीनियरिंग और कास्ट का मेरा ख्याल अलग अलग था, अब उन्होंने उनको कंबाइन करके सीसीपी बना दिया, अच्छा कास्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल सीसीपी जो एस्क है। अच्छा तो वो काफी मेरा ख्याल चलता है, बंदे बिल्कुल. उसके काम में, तो उसकी काफी है डिमांड। पीएसपी सही। खत्म कर दिया है. पीएसपी भी है, अच्छा वो भी है. पीएसपी तो है। हाँ अच्छा. सीसीपी है, और एक वो रिस्क का है, एक फोरेंसिक ऑडिट के नाम से है, वो काफी टॉप लेवल का है हाँ हाँ. फोरेंसिक ऑडिट। बंदे ही शायद कोई गिने चुने ही हैं जिन्होंने किया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल. तो नहीं तो आप कोई रास्ता चुन लो, आप उनके पीछे पड़ जाएं, वो करना शुरू कर दें, चीज तो अच्छी. हाँ जी, मैं इंशाल्लाह आया प्रोग्राम अब पकड़ लिया आपको इंशाल्लाह। अब ये आपसे अजाइल की सारी करनी है और पीजीएमपी भी करना है इंशाल्लाह। अब मैं इंशाल्लाह बस ये शुरू कर दूंगा, होपफुली अब कोई गैप नहीं आएगा इंशाल्लाह। बस ये बता दीजिएगा, ये एप्लीकेशन फिल करूंगा तो नाम क्या लिखना है? वैसे मेरे ख्याल वो सर्टिफिकेट की जरूरत तो कोई नहीं, बस वो नाम ही लिख लूंगा आपका, अगर ऑडिट में आ गया तो फिर दे दीजिएगा। नहीं सर्टिफिकेट मैं आपको तो सर्टिफिकेट भी दे दूंगा और नाम भी बता दूंगा.
अच्छा, मैं आजकल में मेरे ख्याल एप्लीकेशन फिल कर दूंगा, तो ताकि वो फिर बंदा थोड़ा ना थोड़ा उसका रेगुलर नाम हो है जाता पढ़ने में। एजाइल मैनेजर्स गाइड टू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। एक अ, मिनट, एक ये जो सर्टिफिकेशन है, इन्हीं इस कोर्स का, किसका समझ नहीं आई। इस कोर्स का जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, अच्छा, ये मैं आपको लिख देता हूँ ना। सही। जी आप मुझे लिख दें। आ, नहीं, एसपी का जो मैं कह रहा हूँ, एसपी का जो एप्लीकेशन फिल करनी है, उसमें आपकी ऑर्गेनाइजेशन वो जो है वो इंस्टीट्यूट ये, का नाम लिखना पड़ेगा ना। हाँ यही लिख देना, सिस्कॉम इंटरनेशनल। अच्छा, कोर्स का भी नाम लिखना पड़ेगा ना। हाँ जी, वो तो कोर्स तो यही लिखेंगे ना, स्केजुलिंग। मैं लिख के भेज रहा हूँ आपको। सही, ठीक। तो अब इंशाल्लाह मैं, मैं एप्लीकेशन फिल कर दूंगा, हाँ, और इंशाल्लाह होपफुली मैं जल्दी जो है ना विद इन 1 मंथ इंशाल्लाह उम्मीद है दे दूंगा इंशाल्लाह। फिर उसके बाद जायज़ का शुरू करूंगा आपसे इंशाल्लाह, इफ जो भी अवेलेबल हुआ। तो पीजीएमपी का भी है मेरा इंशाल्लाह प्लान। सही। तो इंशाल्लाह बड़ा अच्छा सेशन रहा, काफ़ी चीज़ें सीखी हैं, और वो कई चीज़ें कंसेप्ट क्लियर हुए हैं। जैसे वो इंस्टांस मैं ये समझता था कि एक स्केड्यूल बन जाता है ना, जो उसको अपडेट करते हैं ना हर हफ्ते या महीने बाद, उसको इंस्टांस कहते हैं। लेकिन आपने बताया कि नहीं, बेसलाइन बनने से पहले जितने हाँ वो प्रोसेस से गुजरता है उसको इंस्टांस कहते हैं। तो मेरा कंसेप्ट क्लियर हुआ है। तो काफ़ी चीज़ें अलहमदिल्ला सीखी हैं आपसे। बिल्कुल। बड़ा अच्छा सेशन रहा है अलहमदिल्ला। वो अब अजाइल का कब आपका शुरू होगा, कोई क्लास शुरू होने वाली है? एजाइल एक तो अभी चल रही है, अगले महीने देखते हैं दिसंबर में। असल में लोग बहुत कम आते सही। हैं, वो ये बड़ा प्रॉब्लम होता है, दो दो तीन तीन लोग आते हैं सिर्फ। तो फिर मैं करवा देता हूँ, अच्छा, लेकिन ये है कि वो नंबर अगर अच्छा हो ना तो फिर थोड़ा मजा भी आता है, क्योंकि मेरी तो उतनी थकावट होती जी। है, एक को पढ़ाऊं या हाँ 10 जी, को पढ़ाऊं। बिल्कुल। हाँ, जोर तो उतना ही लगना है आपका। हाँ बिल्कुल। तो पीएमपी का ज्यादा था, बहुत ज्यादा चला इधर, जो गल्फ में तो बहुत ज्यादा, सऊदी अरेबिया और इधर। हाँ हाँ। वो मेरे ख्याल है सिर्फ सऊदी अरेबिया में 15,000 सर्टिफाइड है। उस दिन वो एक बता रहा था बंदा, हम्म। 15,000 बंदे ने पीएमपी पास कर दिया हुआ है सिर्फ बिल्कुल। सऊदी अरेबिया में। तो वो काफी ज्यादा है। तो मेरे ख्याल आप तो पहले ट्रेनर है पाकिस्तान में पीएमपी के, जी जी, अबू बकर साहब बता रहे थे। मैंने स्टार्ट किया था बिल्कुल। उन्होंने मेरे ख्याल 2005 में किया था आपसे, 15 साल पहले, हाँ हाँ अबू बकर साहब बता रहे। बिल्कुल। इस सनान को भी अबू बकर नहीं तो भेजा है। अच्छा, सही। ये बड़े ज़बरदस्त बंदे हैं ये अबू बकर साहब, बिल्कुल। काफ़ी इनके साथ मेरा क्लोज रिलेशन है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी, फिर मेरे टीचर भी हैं, तो फिर यार दोस्त भी बन गए, आते हैं। हम्म, काफ़ी अच्छी इनसे टीचर करती है। 2012 में मैंने इनसे ट्रेनिंग ली थी, 13 में शायद, अच्छा 2013 में। उसके बाद फिर मैंने दिया था 2015 में। 2015 में मैंने पास कर लिया था। उस वक्त भी चेंज हो रहा था, 2015 में आखिर में दिसंबर के बाद चेंज हो रहा था। हाँ तो हाँ। मैंने 15 में मैंने कर लिया था पास। अच्छा अच्छा। बस वो गैप आ गया, मैं कंटिन्यू रखता ना, तो वो अच्छा रहना था। बिल्कुल। तो मेरा बहुत ज़्यादा चेंज आया है इसकी करने के बाद, ईएमपी वगैरह करने के बाद। नहीं नहीं, आपके नॉलेज से पता चल रहा है, आपको बहुत सी बातें जो मैं बताता हूँ पहले से ही पता होती हैं। जी, वो भी अभी उस वक्त का पड़ा हुआ है, उसके बाद मैं इन टच नहीं रहा। मैं आपको यही यकीन से कह तो सकता हूँ कि जो कुछ मैं आपको बातें बता रहा हूँ, इनमें से अक्सर बातें पीएमपीज को आधी भी नहीं पता होती। पीएमपी कर लिया होता है, लेकिन ये सारी बातें नहीं पता होती। जी, इसी आपने तो, तरह ही। आपके तो मैंने काफी सारी चीजें देखी हैं, आपको काफी अच्छा नॉलेज है चीजों का। कॉन्फ़िगरेशन वाले का जवाब हम्म, कोई नहीं देता। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट किसको हम्म, कहते हैं, किसी को नहीं पता। सही। नहीं, उस वक्त बहुत एफर्ट किया मैंने, फिर इनके साथ मैंने थोड़ा काम भी किया, स्केड्यूल वो बनाता था मैं, क्वेश्चन वगैरह बनाए हैं। फिर अच्छा इनके अच्छा। साथ थोड़ा सा मैंने बैकअप पे काम भी किया, मुझे असाइनमेंट दे देते थे बुक के साथ। हम्म, बिल्कुल दोस्त समझने या बड़े भाई समझने, इस तरह। हाँ हाँ हाँ। तो बड़े। तो पाकिस्तान में तो आपका घर किधर है? सियालकोट, आप, मैं सियालकोट सिटी से हूँ। अच्छा। जी। तो तो ये अबू बकर साहब के साथ रहा, फिर उन्होंने मुझे पीएमपी करवाई, फिर आरएमपी, और इस तरह फिर हम्म, मेरे माशाल्लाह बड़ी इधर तरक्की हुई। समझ लें कि तकरीबन सैलरी में मेरे 4 गुना फर्क पड़ा, पीएमपी वाओ। करने से पहले और अब।
बहुत आला। तो वो जो है ना जी, तो अब इंशाल्लाह प्रो मेरे को ज़्यादा बताया मुझे ऐप पर, लेकिन सर्टिफिकेशन कर लूँ। अभी चल रही है जॉब अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह, सही है। बहुत अच्छी बात है। तो लेकिन ये आगे डाउन साइकिल जब से ये आया ना, वैट लग गया, आपको शायद पता होगा 15% लग गया है। वो पहले अच्छा, अब ये जुलाई से ना लग गया 15%। ये जो इनवाइस मिलती है वो 5% के हिसाब से मिली है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट हमारा पुराना है। अब हम सब कॉन्ट्रैक्टर से काम करवा रहे हैं आगे, वो अच्छा। सारा हमें 15% पे करना पड़ता है। 10% में वो सीधा सीधा लॉस हो रहा है अगले साल तक, जुलाई तक। जितना काम हम सब कॉन्ट्रैक्टर से करवा रहे हैं, हम 15% पे कर रहे हैं, और हमें क्लाइंट की तरफ से मिल रहा है 5%। तो वो कंपनी इस तरह ना काफी बंदे फायर कर रही हैं, क्योंकि लॉस में जा रहे हैं। तो अभी तक हमारा तो चल रहा है। तो लेकिन मेरी कोशिश है कि ये जल्द से जल्द जो है ना 2 4 6 महीने में 8 महीने में ये सारे पीजीएमपी और ये अजाइल और ये इंशाल्लाह करके ना फिर करो, जरा हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जंप करना है कंसल्ट। जी इंशाल्लाह आपसे राब्ते में रहेंगे, इंशाल्लाह आपसे गाइडलाइन लेंगे। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू, बहुत बहुत अच्छा वेलकम डियर, है। चलते हैं। तो ये मैं जी ये इंस्टीट्यूट में मैं ये लिख दूँ सिस्कॉम ये इंटरनेशनल, मैंने आपको ये और मैसेज, जो जी और कोर्स जो है ये प्रोजेक्ट मैनेजर्स गाइड हाँ, टू प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग। ठीक है, और 35 पीडीयू। सही, ठीक है, 35 पीडीओ, सही। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा और आपके सेशन ये रहा आपके पीडीयू साथ। उधर भी काउंट हो जाएंगे, पीएमपी और आरएमपी की तरफ। रिन्यूअल, जी हाँ। रिन्यूअल की तरफ, सही, ठीक है, सही, ठीक है सर। थैंक यू सर, बहुत टाइम लिया आपका। मोस्ट तो इंशाल्लाह जल्द आऊँगा इंशाल्लाह आपको पास करके। जबरदस्त। सही, ठीक है अगले सर, हफ्ते ट्राई कर थैंक लीजिएगा, यू। अगले हफ्ते ट्राई कर लीजिएगा, अगर अच्छा, हुए तो देख लेंगे। सही है, हाँ जी, अगर हुआ तो ठीक है, मेरा रिवीजन हो जाएगी और अच्छा। चलें जी ठीक। मुझे बता दीजिएगा, आपको अगर हुआ तो ज़रूर मुझे ले लीजिएगा साथ। बिल्कुल। ठीक ओके है, डियर, थैंक यू सर, हाफिज। थैंक यू, हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।